प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं, मानिए यहाँ पर हमारे ये दो माध्यम है, एक ये पहला माध्यम है और एक ये दूसरा माध्यम है। माना हमने ये जो माध्यम है ये है हमारा वायु, ठीक, और यहाँ पर ये दूसरा माध्यम है, ये माना हमने ठोस, और हमने इसे मान लिया जैसे कि मान लीजिए दीवार। सबसे पहले दीवार, ठीक, यहाँ पर एक माध्यम है और यहाँ पर ये दूसरा माध्यम है। हमने क्या किया, ये जो दोनों माध्यम हैं, इन दोनों माध्यम की जो सतह है इस पर हमने क्या किया, एक अभिलंब डाला। ये जो अभिलंब डाला है हमने, अब ध्यान से समझिए, यदि एक प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही है, यानी कि वायु माध्यम से एक प्रकाश किरण आ रही है, ठीक, अब वो आने के बाद क्या करती है कि ये जो दीवार है, हमेशा याद रखिए दीवार में कभी भी प्रकाश किरण क्या होगा, एंटर नहीं करेगी। जब एंटर नहीं करेगी तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो प्रकाश किरण होगी ये इस दीवार वाली जो सतह है, ये जो आपका सेकंड माध्यम है, इसकी जो सतह है इससे टकराकर वापस लौट जाएगी। यदि इससे टकराकर, यदि वो माध्यम से, ये माध्यम की जो सतह है इससे टकराकर यदि प्रकाश किरण वापस लौट कर जा रही है तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा कहलाया परावर्तन। ये हमारा कहलाया परावर्तन। अब दूसरी घटना की बात की जाए तो जैसे कि पहला ये माध्यम जो है हमारा, ये है हमारा वायु, ठीक, और यहाँ पर ये जो दूसरा माध्यम है ये है, ये माना हमने जल, ठीक, ये माध्यम जो सेकंड वाला है हमारा, इसे मान लिया हमने जल। अब क्या होगा, यदि एक प्रकाश किरण आएगी तो ये जो जल की जो सतह है इससे टकराकर वापस नहीं लौटेगी, बल्कि क्या करेगी कि दूसरे माध्यम में ही एंटर कर जाएगी, दूसरे माध्यम में ही एंटर कर जाएगी। यदि एक प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो आप हमेशा ही याद रखिए वो क्या कहलाएगा, आपका अपवर्तन, ठीक। ये दोनों घटनाएं आपको अच्छे से समझना ज़्यादा जरूरी था, इसलिए हमने, क्योंकि ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये दोनों घटनाओं पर ही निर्भर करता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहला जो हमें पॉइंट समझना है वो है आपका यदि अब क्रांतिक कोण की बात की जाए तो यहाँ पर इसे प्रदर्शित करने का कार्य होता है वो सी से प्रदर्शित करते हैं हम इसे, ठीक। अब देखिए ये क्रांतिक कोण होता क्या है, आपको पता होगा कि जब दो माध्यम होते हैं तो एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। जैसा कि पहला हुआ आपका सघन और दूसरा हुआ आपका विरल। यदि सघन माध्यम की बात की जाए तो सघन माध्यम कौन सा होगा, सघन माध्यम समझ लीजिए आप जैसे कि गाढ़ा, और विरल माध्यम समझ लीजिए आप जैसे कि पतला, ठीक। जैसे कि सबसे पहले हमें इन्हें समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हम बात करें वायु और दूसरा हमने लिया मोम। वायु और मोम में से अधिक गाढ़ा कौन है, तो गाढ़ा कौन होगा, मोम। तो मोम क्या हो जाएगा आपका सघन और वायु क्या हो जाएगा आपका विरल, ठीक। इसी प्रकार से बात की जाए जैसे कि मोम और कांच, मोम और कांच की बात की जाए तो अधिक गाढ़ा क्या होगा, तो कांच ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो यहाँ पर कांच और मोम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है तभी आप प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रांतिक कोण क्या होगा, यहाँ पर हमने दो माध्यम ले लिए और दोनों माध्यमों की जो सतह है यहाँ पर हमने क्या किया, एक अभिलंब डाला। क्रांतिक कोण के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर एक माध्यम है जल और दूसरा जो माध्यम है वो है वायु, ठीक। अब यहाँ होता क्या है, ये जो जल है ये कौन सा माध्यम है आपका, देखिए जल और वायु में से अधिक गाढ़ा कौन होगा, जल गाढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सघन माध्यम हो जाएगा और ये वायु क्या हो जाएगा आपका विरल माध्यम,
ठीक, वायु क्या हो जाएगा आपका विरल माध्यम। यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब कभी भी कोई भी प्रकाश किरण यदि सघन में एंटर करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि विरल में एंटर करेगी तो वो हमेशा ही अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सबसे पहला मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश किरण आती है, ये प्रकाश किरण आई, अब यहाँ पर ये जो माध्यम है दूसरा, ये क्या है आपका वायु, तो इसमें क्या होगा एंटर कर जाएगी, यानी कि अपवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, इस किरण को जाना किधर है, इधर जाना है, ठीक, इधर जाना है, लेकिन ये किरण जाएगी किधर, ये किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, हमने आपको बोला था जब कभी भी कोई भी सघन माध्यम होगा तो सघन माध्यम में प्रकाश की जो किरण होगी वो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन जो दूसरा जो माध्यम होगा वो क्या है आपका विरल माध्यम में क्या होगा कि अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभी देखिए अभिलंब के साथ इसका कोण कितना बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, और इसके साथ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, कम बन रहा है। तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो अभिलंब की ओर झुक जाए तो वो कौन सी किरण होगी, सघन माध्यम की किरण, और जो अभिलंब से दूर हट जाए तो वो कौन सी किरण होगी, विरल माध्यम की किरण। ठीक, अभी यहीं पर आपको एक चीज ध्यान से समझनी है। बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की जाए तो आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जब आपतित कोण का मान इतना अधिक हो जाए कि वह अपवर्तित कोण के मान को 90 डिग्री से अधिक बना दे। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, जब आपतित जो किरण होगी उसका जो अभिलंब के साथ जो भी मान होगा, कोण का जो भी मान होगा वो कितना हो जाए कि वो अपवर्तित जो किरण होगी उसका मान जो होगा अभिलंब के साथ 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यदि क्रांतिक कोण की बात की जाए तो आपतित कोण, देखिए क्रांतिक कोण क्या होगा, जब आपतित कोण जो होगा, आपतित किरण जो होगी उसका अभिलंब के साथ इतने डिग्री का एंगल बन जाए कि जो अपवर्तित जो कोण होगा, अपवर्तित जो किरण होगी उसका जो कोण होगा अभिलंब के साथ 90 डिग्री बन जाए। जैसे कि अभी देखिए यहाँ से अगर मैं इस किरण को थोड़ा सा और झुका देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर झुका दिया, तो इसको जाना किधर है, इधर जाएगी ये, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम है, तो यहाँ पर क्या होगा, जाना इधर होगा, लेकिन चली किधर जाएगी, ये दोनों ही सतहों के बीच से होकर गुजर जाएगी। यदि ये वाला जो एंगल है तो ये एंगल क्या कहलाएगा, 60 डिग्री एंगल। कौन सा एंगल बन जाएगा, ये क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है कि आपतित किरण का अभिलंब के साथ ऐसा मान जो कि अपवर्तित किरण के मान को अभिलंब के साथ 90 डिग्री बना दे। ये 90 डिग्री बन रहा है, अभिलंब ये है और ये किरण इधर चली जा रही है, तो क्या बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। तो आपतित किरण का ऐसा मान जो कि अपवर्तित किरण के मान को अभिलंब के साथ 90 डिग्री बना दे, तब क्या होगा कि वो जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अभी यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की जाए तो देखिए जिस
इस एंगल को हम जितना भी ज़्यादा करेंगे, ये जो एंगल होगा जितना भी ज़्यादा होगा, तो ये वाली जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से उतना ही दूर हटेगी। अब मान लीजिए ये वाली जो किरण है हमने यहाँ से यो ले गए, अब इसे जाना किधर चाहिए, इसे इधर जाना चाहिए, क्लियर है। लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, इस अभिलंब से दूर हटेगी, अभी और दूर हटेगी तो क्या होगा, ना तो ये आपतित हो पाएगी, तब क्या होगा कि ये किरण यहाँ पर आने के स्थान पर यहाँ पर चली जाएगी। यानी कि इस किरण का क्या होगा, ये जाना इधर था, लेकिन जब जो अभिलंब से दूर हटेगी तो ये अभिलंब से इतना दूर हट जाएगी कि अपवर्तित होने के स्थान पर परावर्तित हो जाएगी। अपवर्तित होने के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए जैसे कि जब आपतित कोण का मान इतना अधिक हो जाए कि वह अपवर्तित कोण के मान को 90 डिग्री से भी अधिक कर दे, यानी कि 90 डिग्री तो यहाँ पर बनेगा ना, 90 डिग्री से भी अधिक कर दे। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, नहीं 90 डिग्री से भी काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो 90 डिग्री से भी अधिक कर दे तो वो क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और क्रांतिक कोण क्या होगा, जब आपतित किरण का मान इतना हो कि जो अपवर्तित किरण के मान को अभिलंब के साथ 90 डिग्री बना दे। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि समझ ना आई हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा ही याद रखना है कि ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही पॉइंट याद रखना है। तो वो पॉइंट क्या है आपका, देखिए जब कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो आप हमेशा ही याद रखेंगे कि ये जो प्रकाश किरण होगी वो पहले सघन माध्यम में एंटर करेगी, उसके बाद वह विरल माध्यम में एंटर करेगी। यदि वो पहले विरल माध्यम में एंटर कर रही है फिर उसका सघन माध्यम में एंटर कर रही है तो वहाँ पर पूरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब एक प्रकाश किरण सघन माध्यम में पहले एंटर करे उसके बाद एक विरल माध्यम में एंटर करे, यानी कि गाढ़े माध्यम में पहले एंटर करे उसके बाद पतले माध्यम में एंटर करे, तब क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए ये जो हीरे का चमकना जो घटना होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए आप क्या समझते हैं कि हीरा जो होता है वो रियल में चमकता है, लेकिन वो रियल में कभी भी नहीं चमकता है। देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, ये हमेशा ही हमें वो दिखाता है जो कि रियल में नहीं हो रहा होता है, जो कि रियल में नहीं हो रहा होता है, सदैव वही चीज़ दिखाता है हमें। कैसे, हीरे का चमकना, हीरा जो होता है वो कभी भी चमकता नहीं है, सिर्फ हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। कैसे चमकता हुआ प्रतीत होता है, तो इसे समझते हैं। मान लीजिए ये एक हीरा है, ठीक, ये एक हीरा है। अब ध्यान दीजिए, माना एक प्रकाश किरण आई, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जो हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो रहता है आपका 24.4, ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। यहां पर आप ध्यान से समझिए, एक हीरे के अंदर क्या हुआ, प्रकाश किरण क्या हुआ, प्रवेश की। तब ये हीरे के अंदर एक प्रकाश किरण जो होगी वो प्रवेश करेगी तो क्या हुआ, इसके अंदर काफ़ी सारे
बाउंड्री लाइन बने हुए होते हैं, काफ़ी सारे बाउंड्री लाइन बने होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं है। तो क्योंकि ये क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तब ये प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश की, तो प्रकाश किरण जब इसके अंदर प्रवेश करेगी तो ये जो हीरा होता है इसका जो क्रांतिक कोण कितना होता है 24.4 डिग्री। यदि इस प्रकाश किरण को 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम तक, ये जैसे कि देखिए प्रकाश किरण होती है वो हमेशा ही जाएगी, किसी न किसी से टकराएगी, फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, फिर टकराएगी, फिर वापस आएगी। तो इसका होगा क्या, यहाँ पर जैसे कि अभी ये टकराई, अभी इसे सिर्फ 24.4 डिग्री का एंगल मिला या फिर इससे भी कम मिला, तो फिर क्या होगा, ये फिर से किसी और जगह पर टकराएगी, ये फिर से किसी और जगह पर टकराएगी, ये फिर से किसी और जगह पर टकराएगी। जब तक उसे 24.4 डिग्री एंगल से अधिक बड़ा कोण नहीं मिल जाता तब तक इसका एंगल इतना नहीं बन जाता जो कि इस एंगल से ऊपर हो, इस एंगल से ऊपर हो। तब तक ये क्या होगा, इसके अंदर प्रकाश किरण जो होगी वो टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, टकराती रहेगी। जैसे ही इसके अंदर आप उसको 24.4 डिग्री एंगल से अधिक एंगल मिल जाएगा तो वो क्या होगा, इससे क्या होगा, बाहर निकलेगी। अब ये बाहर निकलेगी तब क्या होगा, उस टाइम पर समझने वाली सबसे बड़ी बात होती है कि तब ये प्रकाश किरण हीरे से बाहर निकल रही है। तो हीरा देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या है आपका सघन, क्योंकि ये क्या है गाढ़ा। अब यहाँ पर क्या है, वायु, वायु है ना, तो वायु है तो ये क्या है आपका विरल। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, विरल। हमने क्या बोला था, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी। ठीक, अब यहाँ पर जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब अभिलंब से दूर हट जाएगी और क्या होगा, हमारी आंखों तक वो किरण क्या होगा, पहुँचेगी। ठीक, हमारी आंखों तक वो किरण क्या होगा, पहुँचेगी। तब क्या होगा, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है ये पहले सघन माध्यम के अंदर थी, उसके बाद किस में आई, विरल माध्यम के अंदर आई। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, जैसे कि पहला आपका हीरे का चमकना, दूसरा है आपका कांच की दरार का चमकना। ये जो आपके पॉइंट हैं ये दोनों एक जैसे ही पॉइंट हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका मरीचिका। देखिए मरीचिका जो पॉइंट है आपका, ये दो जगहों पर होता है। पहला होता है आपका मरीचिका जो कि गर्म प्रदेशों में होता है, और दूसरा जो मरीचिका होता है वो होता है आपका ठंडे प्रदेशों में। तो उन दोनों को अच्छे से समझते हैं, उसके कारण होता क्या है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, उस चीज़ को समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मरीचिका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट गर्म प्रदेशों में मरीचिका, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम ठंडे प्रदेशों में मरीचिका। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में और गर्म प्रदेशों में दोनों में ही काफ़ी अंतर रहता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। ये जो मरीचिका होता है ये घटना कैसी होती है कि आपको रेगिस्तान समझ लीजिए। रेगिस्तान में क्या होता है कि आप जब कभी भी रेगिस्तान में जाते हो तो वहाँ पर आपको सामने जो भी वस्तु होगी या तो उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, उसका क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब दिखता है। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो आपको ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर पानी हो। रेगिस्तान में क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर पानी हो। या फिर आप कभी भी रोड पर देखते हो तो रोड पर ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर पानी फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पर पानी फैला हुआ नहीं होता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली जो घटनाएं होती हैं वो रियल में होती नहीं हैं, लेकिन बस हमें ऐसा लगता है कि ये घटना हो रही है, ऐसा है, ऐसा लगता है, लेकिन वो हकीकत में होता नहीं है। तो इसे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि खड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति जो है, यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है। ठीक ठीक, यहाँ पर ये एक पेड़ है। अब होता क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान की बात की जा रही है, तो रेगिस्तान जो होता है, तो रेगिस्तान में ये जो मिट्टी है, ये क्या है, ये जो मिट्टी है
ये रेगिस्तान में गर्मी के कारण यानी कि धूप के कारण अधिक गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये मान के चलिए हमारी ये पहली परत है और यहाँ पर ये आपकी दूसरी परत है और इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी परत और इसके बाद चौथी परत। ये तो हमारा पूरा वायुमंडल है, काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। अब ध्यान से समझिए कि जब धूप पड़ती है, अधिक गर्मी पड़ती है, तो ये जो पहली वाली जो परत होती है ये क्या हो जाती है, ये जो धूल मिट्टी होती है इसके कारण ये हो जाती है अधिक गर्म। ठीक, ये क्या हो जाती है, अधिक गर्म हो जाती है। ये जो पहली जो परत है जो किसके संपर्क में आ रही है, ये उस मिट्टी के संपर्क में आ रही है जिस पर प्रकाश किरण पड़ रही है। तो ये मिट्टी काफ़ी गर्म हो जाती है और इसकी गर्मी के कारण क्या होता है, पहली परत काफ़ी गर्म हो जाती है। अब इसके बाद बात की जाए यहाँ की दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से काफ़ी परतें बन जाएंगी। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें क्या होता है, एक, ये जो परतें हैं, ये वाली जो परत होगी इसकी अपेक्षा ठंडी होगी और ये वाली जो परत होगी इसकी अपेक्षा ठंडी होगी और ये वाली जो परत होगी इसकी अपेक्षा और ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर मिट्टी के जो संपर्क में है, सबसे पहली कौन सी है, ये वाली परत, लेकिन मिट्टी के संपर्क से ये काफ़ी दूर हटती जा रही हैं। तो ये ठंडी, फिर इससे ज़्यादा ठंडी ये, फिर इससे ज़्यादा ठंडी ये। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए होता क्या है कि जब कभी भी देखिए कोई भी वस्तु तब हमें दिखती है, तब वो हमें दिखती कब है, वो वस्तु हमें तभी दिख पाती है तब प्रकाश किरण उससे टकराए और उससे टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़े। ऐसा नहीं है कि कोई प्रकाश किरण हमारी आंखों पर टकराए फिर उस वस्तु से टकराए, ऐसा नहीं होगा। होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती है और उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है तब हमें वस्तु दिखती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मान के चलिए ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है, इससे क्या हुआ, एक प्रकाश किरण आती है। तब ये प्रकाश किरण आती है तो यहाँ पर देखिए ये जो ठंडी है, ठंडी, ये जो ठंडी परत होती है ये होती है आपकी, और ये गर्म परत होती है ये होती है आपकी। ठीक, ये जो गर्म परत होती है ये होती है आपकी विरल और ये ठंडी परत जो होती है वो होती है आपकी सघन। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। अब ये जो प्रकाश किरण है ये आएगी और किसी व्यक्ति की आंखों से टकराएगी तभी हमें ये पेड़ दिखेगा। ठीक, अब क्या होता है, ये जो परत है, ये जो परतें हैं, इनसे जब प्रकाश किरण आती है ये पेड़ से टकरा कर, तो होता क्या है यहाँ पर कि ये जो परतें हैं ये आपस में सघन विरल, सघन विरल और सघन विरल इस प्रकार से होती हैं। तो ये क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती जाती हैं और अभिलंब से, जैसे कि सघन माध्यम है तो अभिलंब की ओर झुकती जाती हैं और जो विरल माध्यम है वो उसमें अभिलंब की ओर दूर हटती जाती हैं, विरल माध्यम में, और सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती जाती हैं। तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, इस प्रकार से आती है और एक व्यक्ति की आंखों तक पहुंचती है। तब ये एक व्यक्ति की आंखों तक पहुंचती है तब होता क्या है कि ये सघन और विरल माध्यम की वजह से, अब देखिए यहाँ पर ये जो माध्यम है ये क्या है आपका गर्म, और गर्म से क्या होगा, ये कौन सा माध्यम है आपका, विरल माध्यम। अब ये विरल माध्यम है तो विरल माध्यम से क्या होगा, ये सघन माध्यम की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो क्या है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। तो क्या हो रहा है, ये अभिलंब से दूर हटती जा रही है। तब ये अभिलंब से दूर हटती हुई एक व्यक्ति की आंखों तक पड़ेगी। तब होता क्या है कि ये जो किरण है इस प्रकार से, तब ये किरण अभिलंब से दूर हटती हुई इस व्यक्ति की आंखों तक पहुंचती है। तब क्या होता है कि ये किरण तो जाना इधर था लेकिन ये चली किधर जाती है, इधर चली जाती है। तो व्यक्ति को पेड़ की ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ जो है वो उल्टा है। कैसा है पेड़ उल्टा है। और यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें क्या दिखती है कि पेड़ कभी कभी ना दिखता हो तो वहाँ पर क्या दिखता है, हमें पानी दिखता है। वहाँ पर हमें क्या दिखता है, पानी दिखता है। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसी प्रकार से दूसरी घटना होती है ठंडे प्रदेशों में। ठीक, ठंडे प्रदेशों में, तब ठंडे प्रदेशों वाली जो घटना होती है उसमें क्या होता है कि देखिए ध्यान से समझिए, एक ये व्यक्ति है, ये जो खड़ा हुआ है,
यहाँ पर मान के चलिए एक वृक्ष है, ठीक। अभी क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों में देखिए गर्म प्रदेश थे तो वहाँ पर जो मिट्टी थी वो कैसी थी, गर्म थी। और यहाँ पर ये जो मिट्टी है ये क्या हो जाएगी आपकी, जो पहली जो परत है वो क्या होगी आपकी, ठंडी। क्यों, ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ की मिट्टी क्या होगी, ठंडी होगी। जब ठंडी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वो कौन सी परत होगी, तो वो होगी आपकी सघन परत। क्या होगी, ठीक है, ये होगी आपकी सघन। अब इसके बाद जो आपकी और परतें होंगी, इसके बाद जो आपकी और परतें होंगी वो क्या कहलाएंगी आपकी, गर्म यानी कि विरल, ठीक। ये जो परतें हैं आपकी जो ऊपर वाली, उसमें क्या होगा, देखिए ये आपकी जो परत है वो आपकी ठंडी परत रहेगी, तो वो क्या है आपका सघन माध्यम। यहाँ पर ये वाली जो परत है और ये क्या होगी, इससे जितना दूर हटती जाएगी ये गर्म होगी। और ये वाली जो परत है इसकी की अपेक्षा ये वाली परत को देखा जाए तो ये वाली परत इसकी अपेक्षा अधिक गर्म होगी, ठीक। तो इसी प्रकार से और भी परतें बनाई जाएं तो वो सारी ऊपर वाली गर्म होंगी। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये एक 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 करके ये सारी गर्म होती जाती हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, ये वाली जो परत है वो कैसी है, ठंडी। अब यहाँ पर ये होता क्या है कि हमने बोला था सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तब ये प्रकाश किरण क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ कि ये गर्म परत की ओर पहले बढ़ी। और यहाँ पर क्या होगा ये कि ये मान के चलिए एक प्रकाश किरण आ रही है तो इस पेड़ से टकराकर इस प्रकार से किसी व्यक्ति की आंखों तक पहुंचेगी, इस प्रकार से किसी व्यक्ति की आंखों तक पहुंचेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब गर्म परत की ओर जा रही है यानी कि विरल माध्यम की ओर जा रही है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो क्या होगा, अविलंब से दूर हटती जाएगी, तब ये किसी व्यक्ति की आंखों तक पहुंचेगी। तो वहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। इसको हम अभी मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए होता क्या है, जो गर्म प्रदेश हैं उनमें क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमें नीचे की ओर दिखता है। लेकिन ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमें ऊपर की ओर दिखता है, यानी कि हमें जो आभास होता है वो किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से। तो वहाँ पर जो ठंडे प्रदेश होते हैं उसमें जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो किधर की साइड होता है, ऊपर की साइड। और जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पर प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो किधर होता है, नीचे की साइड। अब ऐसे जो वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखेगा वो कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, ठीक। अच्छे से आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये आपके एग्जाम काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, प्रकाश तंतु क्या होता है, तो इसे हम इन डिटेल समझेंगे। इसकी एक एक पॉइंट जो होता है इसका ध्यान से समझेंगे हम इसे। तो देखिए प्रकाश इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, तो इसे समझते हैं अच्छे ध्यान से। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो प्रकाश तंतु होता है ये होता क्या है, तो ये कुछ ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिया विधि होती है। सॉरी, ये क्या होता है, ये सिर्फ एक विधि होती है। तो उस विधि में क्या किया जाता है,
तो ये क्या होता है, यह एक ऐसी विधि होती है जिसके कारण प्रकाश या लेजर की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या होता है, जो कि आप यूज करते हो, जैसे कि वाईफाई चलाते हो तो आपका जो डेटा होता है जिससे आप इंटरनेट चलाते हो, उसी को क्या किया जाता है कि प्रकाश या लेजर की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। बना होता है, ये किससे बना होता है, यदि ये पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, पतले कांच या प्लास्टिक। ठीक, ये किसका बना होता है, पतले कांच का या फिर प्लास्टिक का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके ऊपर क्या होता है कि परतें चढ़ी होती हैं। इसके ऊपर 8 प्रकार की परतें होती हैं। जो ये जो परतें होती हैं वो किस किस से बनी होती हैं, पहला प्लास्टिक, दूसरा वाटर या फिर इसे पॉलिश भी बोला जा सकता है, तीसरा रेजिस्टेंस। इस प्रकार की ये 8 परतें होती हैं। इन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लास्टिक, वाटर या फिर आपका इसे बोला जा सकता है पॉलिश, इसे रेजिस्टेंस। ठीक, तो इस प्रकार की इसमें क्या होता है कि 8 परतें इसके ऊपर चढ़ी हुई होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो क्रिया विधि होती है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी क्रिया विधि। तो ध्यान से समझिए कि जैसा कि यहाँ पर यदि आप इसे अच्छे से समझें तो ये क्या है कि ये एक ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु का एक तार है। देखिए प्रकाश तंतु जो होता है, इसका जो तार जो प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई ऐसा तार नहीं होता है जैसे कि आप समझें कि जैसे कि किसी धातु का तार हो, जैसे कि तांबा, पीतल, लोहा, इस प्रकार का कोई भी आपका तार हो, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी तार नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक खोखला तार होता है और ये किसका बना होता है, आपका पतले कांच या प्लास्टिक का। ठीक, पतले कांच या प्लास्टिक का, वो भी अच्छी क्वालिटी वाला। ठीक, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके ऊपर टोटल 8 परतें चढ़ाई जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक हमने परत चढ़ा दी और यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक परत चढ़ा दी यहाँ पर। इसके बाद हमने यहाँ पर एक दूसरी परत चढ़ा दी। इसके बाद यहाँ पर भी हमने एक दूसरी परत चढ़ा दी। और ये परतें चढ़ाई क्यों जाती हैं ये भी हम आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये इसका जो पहला छोर होता है इस पर लगा होता है आपका इसका जो पहला छोर होता है इस पर लगा होता है ट्रांसमीटर। इसके बाद जो इसका दूसरा छोर होता है इस पर लगा होता है आपका रिसीवर। ठीक, एक छोर पर लगा होता है आपका ट्रांसमीटर और दूसरे छोर पर लगा होता है आपका रिसीवर। आप ये मत सोचिए कि अगर इतनी पास पास लगे होते हैं मतलब कि जहाँ से आपका वाईफाई कनेक्ट होकर आ रहा है वहाँ पर लगा होता है आपका ट्रांसमीटर उस छोर पर। इसके बाद आपके जो आपके घर में जो होता है वाईफाई का जो कनेक्शन होता है वहाँ पर लगा होता है आपका रिसीवर। ठीक, अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो ट्रांसमीटर होता है ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है उस इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रकाश या लेजर, ये देखा है ना, प्रकाश या लेजर का एक रूप दे देता है। तो क्या होता है कि यहाँ से एक मान के चलिए एक प्रकाश किरण गई। अब ये जो प्रकाश किरण जा रही है, अब मान के चलिए ये जो परतें हैं ये हट जाएं, जब ये परतें यहाँ से हट जाएं तो क्या होगा कि ये प्रकाश किरण इस प्रकार से जाएगी और जाने के बाद ये पार निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये अगर ये प्रकाश किरण पार निकल जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश की हानि होगी और वही प्रकाश जो होता है हमारा वो क्या होता है, डेटा होता है और उसी डेटा की क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि हो जाएगी। तो उस हानि को बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर ऊपर ये क्या कर दिया जाता है, परतें लगा दी जाती हैं। अब ये परतें जो लगाई जाती हैं इससे क्या होता है कि जैसे ही ये इस सतह से टकराता है
तो यहाँ से क्या होगा, इस सतह से टकराने के बाद ये वापस इसी जगह पर यूँ लौट कर आ जाती है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसके बाद जब ये यहाँ से जाएगी तो यहाँ से फिर यहाँ पर यूँ टकरा कर इधर निकल जाएगी, फिर इधर से इधर निकल कर टकरा कर इधर निकल जाएगी, लेकिन ये पार नहीं हो पाएगी। पार नहीं हो पाएगी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 8 परतें चढ़ी हुई हैं, जो कि हमने आपको अभी बताया। इस प्रकार से ये और निकल गई, फिर इसके बाद इधर निकली, फिर इसके बाद इधर निकली, फिर इसके बाद इधर निकली, फिर ये पहुंचती है सीधे रिसीवर के पास। देखिए ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है वो ट्रांसमीटर के पास जाता है। ट्रांसमीटर से क्या होता है कि ट्रांसमीटर उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, इसे कर देता है प्रकाश या लेजर में। ठीक, जब ये प्रकाश या लेजर की जो किरण होती है वो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पा रही है, यानी कि ये अपवर्तित नहीं हो पा रही है। देखिए जो कांच होता है, कांच से यदि वायु में जाना चाहे तो जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन वहाँ पर उसका अपवर्तन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, परतें चढ़ी हुई हैं। तो परतों के कारण क्या होता है कि अपवर्तन होने के स्थान पर परावर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये ट्रांसमीटर ने क्या किया कि जो प्रकाश किरण है उसे क्या किया, अंदर डाला। जब अंदर डाला तो ये जो प्रकाश किरण है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तब ये रिसीवर के पास पहुँची तो रिसीवर क्या करता है कि ये जो प्रकाश किरण होती है या फिर जो लेजर होती है उसे क्या करता है, फिर से इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट कर देता है। और आपका जो वाईफाई जो होता है, वाईफाई हो, ब्रॉडबैंड हो, जो भी हो, उसमें जाकर आपका क्या कर लेते हो, आप उसे यूज कर लेते हो। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है जल में पड़ी ठीक, जल में पड़ी जो प्रखनली होती है वो हमें चमकीली दिखती है। जैसे कि अब मान के चलिए यहाँ पर इसमें पानी है। ठीक, अब पानी में क्या हुआ कि ये जो एक परखनली है, आप अच्छे से जानते हो जो परखनली जो होती है वो अंदर से खोखली होती है। ये जो आपकी परखनली है आप अच्छे से जानते हो ये क्या होती है, अंदर से खोखली होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही एक प्रकाश किरण आती है, सबसे पहले किसमें पहुँचती है, पानी। ठीक, यानी कि जल। उसके बाद किसमें पहुँचती है, कांच। अब कांच के बाद किसमें पहुँचती है, कांच के अंदर, परखनली के अंदर उपस्थित वायु। ठीक, अब वायु में पहुंचने के बाद तब क्या होता है, वो बाहर निकलती है। अब ध्यान से समझिए इस बात को कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले वायु में सबसे पहले किसमें पहुंचती है, पानी में पहुंचती है। पानी क्या है यहाँ पर, विरल माध्यम। यहाँ पर ये कांच क्या है, सघन। किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा यदि इसे देखा जाए तो ये क्या होगा आपका, विरल। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जब कभी भी कोई भी प्रकाश किरण क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो पानी में गई, पानी क्या है, विरल माध्यम से, फिर किसमें चली गई, वो सघन माध्यम में। लेकिन सघन माध्यम में जाने के बाद फिर वो किसमें चली गई, विरल माध्यम में। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान से समझिए, कांच क्या है, सघन माध्यम, और वायु क्या है यहाँ पर, विरल माध्यम। जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या हो जाता है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ध्यान से समझिए, तब ये प्रखनली में आई, अंदर वायु थी, तो यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि यही प्रकाश किरण क्या होगा, यहाँ से निकल कर जाएगी। मान के चलिए इधर निकल कर जा रही है या फिर इधर निकल कर जा रही है, किधर भी निकल कर जा रही है, और एक व्यक्ति की आंखों तक पहुँच रही है। ठीक, एक व्यक्ति की आंखों तक पहुँच रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले वो क्या हो रहा है, वायु से निकलेगी, किसमें पहुँचेगी, कांच में पहुँचने के बाद किसमें पहुँचेगी, फिर वो जल, और जल के बाद किसमें पहुँचेगी, वायु। ठीक,
यहाँ पर देखिए वायु से किस में पहुंची, देखिए वायु जो है वो कांच की अपेक्षा यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पर विरल, और यहाँ पर कांच क्या होगा, सघन। और कांच और जल की अपेक्षा देखा जाए तो ये क्या होगा आपका, विरल। और जल और वायु की अपेक्षा देखा जाए तो वायु क्या हो जाएगा यहाँ पर, विरल, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की अपेक्षा सघन। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, तब वायु से कांच में प्रवेश की, वायु से कांच में प्रवेश की तो क्या था, यहाँ पर विरल से सघन। यहाँ पर देखिए सघन से किस में चली गई, वो विरल में चली गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर की ओर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, जब कांच से वो किस में गई, जल में गई, क्योंकि सघन से विरल में जब भी जाएगी तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए वायु और जल की अपेक्षा देखा जाए तो ये जल जो होगा वो आपका सघन होगा, और वायु जो होगी वो क्या होगी, आपकी विरल होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सघन से किस में जा रहा है, विरल में आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है, जल से वायु में जा रहा है, जब जल से वायु में जा रहा है यानी कि सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, तो क्या होगा, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो देखिए ये प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन जो होता है वो किस में होता है, वायु में होता है। तो वायु में जब होता है तब हमारी आंखों तक जब वो पहुंचता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पहुंचता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो परखनली जो होती है वो हमें चमकीली क्यों दिखती है। इसी प्रकार से इसी एग्जाम्पल से आप एक और जो आपके और एग्जाम्पल हैं उनको भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जल या वायु में उपस्थित बुलबुलों का चमकीला दिखना। ठीक, यहाँ पर ये जो जल या वायु जो होता है उसमें जो बुलबुले होते हैं, तो वो बुलबुले जो होते हैं वो चमकीले क्यों दिखते हैं, तो आपको इसी से भी अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इसी प्रकार से आप बनाओगे। देखिए कभी भी किसी भी चीज़ को यदि आप समझ रहे हो तो इन डिटेल समझिए। यहाँ पर देखिए आपको किसी ने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले वो कांच में प्रवेश की, कांच में प्रवेश करने के बाद वायु में प्रवेश की, तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही हुआ, यहाँ पर इतना नहीं हुआ, यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले प्रवेश की पानी में, पानी में प्रवेश करने के बाद किसमें की, कांच में, कांच में प्रवेश करने के बाद वायु में। अब जब वो परावर्तित होने के लिए जाएगी तब क्या होगा, सबसे पहले वायु, वायु से फिर किस में जाएगी, कांच, कांच से किस में जाएगी, यहाँ पर पानी में, और पानी से फिर जाएगी वो वायु में। तो पूरा टोटल ऐसे देखिए, कभी भी किसी चीज़ को रट्टा मत मारिए, रट्टा मारोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो समझ लीजिए, पहले उस चीज़ को अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे ही सारे न्यूमेरिकल होंगे आपके। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।